नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में। तो लास्ट लेक्चर में हमने सी प्रोग्रामिंग के कंट्रोल फ्लो को समझा। हमने देखा कि हमारा जो सी प्रोग्राम है वो किस फ्लो में कंट्रोल होता है, किस फ्लो में एग्जीक्यूट होता है। फिर हमने कंडीशंस को समझा कि कैसे हम हमारे इफ़ एल्स स्टेटमेंट को सी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज भी मिली। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन जिन लोगों ने वो एक्सरसाइज नहीं की तो पहले जाके उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग चीज़ ही ऐसी है कि आप उसे कितना भी देख लो, सुन लो, समझ लो, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो आपको नहीं आएगी, आप उसमें मास्टरी नहीं कर पाओगे। सो प्रोग्रामिंग में कहा जाता है कि जब आप सीख रहे होते हो प्रोग्रामिंग तो साथ में आपको प्रोग्रामिंग करनी भी होती है। सो अब से हम क्या करेंगे कि जिस भी लेक्चर में हम कोडिंग करेंगे, सो उसी कोडिंग के अकॉर्डिंग हम आपको उस वीडियो के लास्ट में एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे। सो जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आते हो तो उससे पहले वो एक्सरसाइज कंप्लीट करके आना, ताकि आपकी कोडिंग की प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको जो प्रोग्रामिंग में नया नया सीखना है वो साथ में सीख भी सको। ओके, तो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सो ऑपरेटर्स आर द बेसिक कमांड्स दैट अ सीपीयू प्रोवाइड्स। जो हमारा सीपीयू होता है वो कुछ बेसिक्स कमांड हमें पहले से प्रोवाइड करता है, उसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे हमारे मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं इससे भी बहुत सीपीयू हमें पहले से ही प्रोवाइड कर देता है। सो ये तो प्रोवाइड करता है, बट सीपीयू हमें कुछ और भी ऑपरेशन है जो प्रोवाइड करता है। सो वो सारे आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशंस की बात ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स थ्री टाइप्स के होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। तो ये पहली बात, ये तीनों टाइप आप नाम के थ्रू समझने की कोशिश करना, ताकि ये आपको याद रहे और आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। सबसे पहले यूनरी। यूनरी मतलब जो ऑपरेटर्स एक ही इनपुट के साथ वर्क कर सके। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू है 5, हम उसमें एक ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, सो हमारे हमें आउटपुट मिलता है 6। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन क्या लगाया कि हमने +1 किया, हमने ऐड किया, एक 1 ऐड किया। सो किस में ऐड किया? 5 में। सो इनपुट हमारे पास एक ही था 5। सो ये जो हमने +1 ऐड किया उसमें, उसे कहते हैं इंक्रीमेंट। प्रोग्रामिंग में उसे कहते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस प्लस, 2 बार प्लस। 2 बार प्लस मतलब इंक्रीमेंट बाय 1। उसी तरह 2 बार माइनस मतलब डिक्रीमेंट बाय 1। सो ये जो ऑपरेटर होते हैं वो एक ही इनपुट के साथ वर्क कर सकते हैं, एक ही इनपुट के साथ अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। आगे बात करें तो बाइनरी। तो आपको नाम से पता चल गया होगा, बाइनरी मतलब दो। जो ऑपरेटर मतलब दो इनपुट के साथ वर्क कर सके उसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो दो इनपुट के साथ वर्क करते हैं, इसे इसीलिए उसे बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। यहाँ पे जैसे अभी बात की थी, सीपीयू हमें और भी ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है, सो एंड और। जैसे हम हमारे नॉर्मल लाइफ में एंड और का यूज़ करते हैं। तो एंड और हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास दो चीज़ें हो, हमारे पास दो चीज़ें हो और दो में से एक को सिलेक्ट करना हो। सो जब हमारे पास दो इनपुट होते हैं तभी एंड और ये दोनों वर्क करते हैं। सो ये भी हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स है। अब यहाँ पे दो नए वर्ड आपको दिख रहे होंगे, बिटवाइज एंड बिटवाइज और। ये दोनों क्या है वो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इसे याद रखिए, ये दोनों वर्ड बिटवाइज एंड बिटवाइज और, ये दोनों वर्ड आप याद रखिए। सो बाइनरी ऑपरेटर्स क्या है कि सिंपली दो ऑपरेटर दो इनपुट के साथ वर्क कर रहे हैं, उसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। टर्नरी, सेम यूनरी एंड बाइनरी। जो ऑपरेटर तीन ऑपरेट इनपुट के साथ वर्क करते हैं उसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। सो ये एक बेसिक ऑपरेटर्स के तीन टाइप थे। आप नाम के थ्रू याद रख सकते हैं। यूनरी मतलब एक इनपुट के साथ वर्क करे, बाइनरी मतलब दो इनपुट के साथ वर्क करे, और टर्नरी मतलब तीन इनपुट के साथ वर्क करे। सो अभी आगे बात चले। सो यहाँ पे आपको कुछ हमने ऑपरेटर्स के एग्जांपल दिए हैं। सिंपल 3+4 यानी कि हमारा आंसर आएगा 7। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर क्या लगाया? एडिशन, प्लस। जब हम प्लस यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब हमें दो इनपुट चाहिए ही चाहिए। तो हमारे पास दो इनपुट या दो नंबर क्या है? 3 और 4। सो हम ऑपरेटर्स के साथ जिन इनपुट या जिन नंबर का यूज़ करते हैं
उसे हम कहते हैं ऑपरेंड्स। सो जो 3 और 4 है उसे हम यहाँ पे कहेंगे ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे प्लस जो है मतलब एडिशन प्लस वो हमारा ऑपरेटर है और 3 एंड 4 हमारे ऑपरेंड्स है। सो ये था बाइनरी ऑपरेटर। एडिशन जो है वो हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, आपको पता है। जैसे आगे बात करें तो यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 5, मतलब हमने एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे इनिशियलाइज कर दिया 5 से। सो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर हमने यूज़ किया? यहाँ पे हमने यूज़ किया असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब ये जो 5 है उसकी वैल्यू हमने ए को असाइन कर दी। सो हमने जो यहाँ पे यूज़ किया है वो असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर भी बाइनरी ऑपरेटर ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू असाइन करनी है। एक की वैल्यू आपको दूसरे को देनी है, तो यहाँ सेंटेंस में ही दो चीज़ हमें चाहिए, एक की वैल्यू दूसरे को देनी है तो दो इनपुट तो हमें चाहिए ही चाहिए। सो ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है वो भी क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। अब ये क्या है, ए प्लस प्लस, ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है। मतलब मान लीजिए हमारे पास ए नाम का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 15, आप जो चाहे वो मान लीजिए। सो हमारे पास ए नाम का एक वेरिएबल है। सो हमने उस पर प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया। सो अभी हमने थियरी में सीखा कि इंक्रीमेंट मतलब उस नंबर में हम 1 को ऐड करना है। अगर आपने माना कि ए जो वेरिएबल है हमारा उसकी वैल्यू 5 है, तो ए प्लस प्लस का आंसर हमें मिलेगा 6, मतलब हमने उसमें 1 ऐड कर दिया। सो ये जो है वो हमारा यूनरी ऑपरेटर है। यहाँ पे हमें सिर्फ ए यानी कि ए की इनपुट चाहिए, तो हम यहाँ ये आपका यूनरी ऑपरेटर हो चुका। सो इसे हम कोडिंग के थ्रू समझते हैं। तो अपना कोड एडिटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसे ओपन कर लीजिए। हम ट्राई करते हैं, जैसे हमने यहाँ वेरिएबल लिया था ए, उसी तरह हम ए वेरिएबल लेते हैं, उसकी वैल्यू हम असाइन करते हैं 10 सेमीकोलन। अब हम दूसरा वेरिएबल डिफाइन करते हैं बी। अब हम क्या करेंगे, हमने जो पहले वेरिएबल डिफाइन किया है ए, उस पर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। सो प्लस प्लस ए। अब हम बी की वैल्यू प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि हमें प्रिंट में क्या मिलता है। सो प्रिंट करने के लिए परसेंटेज डी एंड कौन सा वेरिएबल आपको प्रिंट करना है, बी। ओके। सो हमने क्या किया, पहले ए को 10 से असाइन कर लिया, फिर ए पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया और उसे बी के अंदर सेव कर लिया, लास्ट में हमने बी को प्रिंट कर दिया। तो हमें बी क्या आना, बी का आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, 11। देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है, 11। सो आपको पता चल गया कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में आपको दो चीज़ एक खास याद रखनी है। जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हो, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप यूज़ कर रहे होते हो, तब आपको उसकी पोजीशन खास ध्यान रखनी है। मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस, उसे हमने वेरिएबल के आगे यूज़ किया। और हमने थियरी में देखा कि हमने एग्जाम्पल में वेरिएबल के बाद में प्लस प्लस ऑपरेटर यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा था। तो देखते हैं कि जब हम इसे वेरिएबल के बाद यूज़ करते हैं तो हमें बी क्या मिलता है। अब पहले हमें बी मिला था 11, अब आप सोच रहे हो कि अभी भी आपको 11 मिलना चाहिए। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, 10। क्यों बढ़ा नहीं? सो यहाँ पे लॉजिक ये है, आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जब यूज़ कर रहे हो तो उसकी पोजीशन ध्यान रखनी है। यहाँ पे लॉजिक क्या हुआ, जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये दोनों आप जब एक साथ यूज़ कर रहे होते हो तो आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जो पोजीशन है वो ध्यान रखनी है। जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे पहले यूज़ किया था वेरिएबल के पहले मतलब वेरिएबल के आगे यूज़ करते हो, तो क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे पहले क्या आता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। हमें इंक्रीमेंट मतलब 1 को ऐड करना है। सो ए की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, फिर वो वैल्यू बी को असाइन होगी। मतलब आप उसके जो पोजीशन है उसके ज़रिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो यहाँ पे पहले आया। सो क्या होगा, इंक्रीमेंट पहले होगा बाद में असाइन होगा। ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीमेंट पहले हुआ, मतलब 10 है वो पहले 11 बन गया, फिर वो बी को असाइन हुआ और फिर लास्ट में जब हमने बी को प्रिंट किया तो हमें आंसर मिला 11, जो कि हमें चाहिए था।
अब जब इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हमने लास्ट में यूज किया तो क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा वेरिएबल। सो यहाँ पे क्या हुआ, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो पहले असाइन हो गई, बाद में इंक्रीमेंट हुआ। मतलब ए की वैल्यू जो 10 है वो पहले बी को मिल गई, उसके बाद जब बी को मिल गई उसके बाद ए की वैल्यू बढ़ गई। सो हमें तो बी की वैल्यू बढ़ानी थी ना, ए की वैल्यू थोड़ी बढ़ानी थी। सो आप देख सकते हो, आप देख लीजिए यहाँ पे जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर लास्ट में यूज करते हो तो ए की वैल्यू बढ़ जाती है, बी की वैल्यू 10 रहती है। सो जब आप यहाँ पे ए प्रिंट करवाते हो तो आपको आंसर मिलेगा 11। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों को एक साथ यूज कर रहे होते हो तब आपको इंक्रीमेंट ऑपरेशन ऑपरेटर की जो पोजीशन है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं तो अब आपको सीखना होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जो मैंने आपको दो वर्ड याद रखने को कहे थे, कौन से, ये दो, बिटवाइज एंड बिटवाइज और। सो ये जो बिटवाइज एंड बिटवाइज और है वो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स किस बला का नाम है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स मीन्स ये जो ऑपरेटर होते हैं वो ऑपरेशन ही करते हैं, उसका जो काम है वही करते हैं, बट ये जो हमें इनपुट मिलता है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। मतलब वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स, हमारा जो इनपुट है वो ट्रू है या फॉल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने पहले देखा था 3+4। सो 3+4 क्या था कि हमारा इनपुट है 3, दूसरा इनपुट है 4, दोनों को एडिशन करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आप चाहे 2 इनपुट दे दो, चाहे 3 इनपुट दे दो, चाहे 10 इनपुट, 100, जो भी आपको नंबर डालना है वो इनपुट दे दो। यहाँ पे नंबर मैटर नहीं करता, यहाँ पे उसकी वैल्यू मैटर करती है। मतलब वो जो आपने नंबर डाला वो ट्रू है या फॉल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने मान लिया 3 डाला, सो ये 3 मतलब ट्रू है या फॉल्स, ये अब कैसे पता चले, 3 तो 3 है ना, इसमें ट्रू और फॉल्स कहाँ से आ गया। सो उसकी आप नंबर की वैल्यू का मतलब समझिए। आप जब आपने कंडीशंस को समझा है। सो कंडीशंस क्या होता है, जो हमारा नंबर 3 है वो जब कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं तब उसकी वैल्यू 3 मतलब ट्रू और फॉल्स ये डिसाइड होती है। कैसे, हमने कंडीशन डाली कि हमें जो नंबर चाहिए वो 3 से कम होना चाहिए। सो सॉरी, हमने जो नंबर चाहिए वो 4 से कम होना चाहिए। सो मान लीजिए तभी हमने नंबर डाला 3, तो 3 4 से कम है, मतलब 3 की वैल्यू हुई ट्रू। उसी तरह मान लीजिए हमने डाला कि हमें 2 से कम नंबर चाहिए और हमने डाला 3, तो 3 तो 2 से बड़ा है, सो उसकी वैल्यू हुई फॉल्स। मतलब आप जब एंड और ये लॉजिकल जो ऑपरेटर्स आप जब यूज़ कर रहे होते हो तो हम उसे मोस्टली कंडीशंस के साथ यूज़ करते हैं। जो हमने इफ एल्स कंडीशन सीखी, हम आगे लूपिंग सीखने वाले हैं। सो ये सब चीज़ हम जब यूज़ करते हैं तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आप हमारे जो बेसिकली हम मोस्टली एंड और ये दो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप उसकी इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट की वैल्यू चेक कर लो। हमारे ये भी बाइनरी ऑपरेटर ही है, यहाँ पे आपको दो वैल्यू चाहिए ही चाहिए। सो क्या होता है, जब आप एंड ऑपरेटर का, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हो तब आपके पास दो वैल्यू होगी। अगर वो दोनों ही फॉल्स होगी तो आपका आउटपुट होगा फॉल्स। अगर वो दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुई तो भी आपका आउटपुट होगा फॉल्स। अगर वो दोनों सही होगी तभी आपका आउटपुट आएगा ट्रू। मतलब लॉजिकल एंड में क्या होता है, आपकी दोनों जो वैल्यू है वो दोनों के दोनों सच होगी तभी आपका आउटपुट सच आएगा, वरना कोई भी कंडीशन हो आपका आउटपुट फॉल्स ही आएगा। उसी तरह और यहाँ पे क्या है, अगर आपकी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सच हो ना तो आपका आउटपुट सच आ जाता है। अगर दोनों ही गलत हुई तो आपका आउटपुट फॉल्स आ जाता है। तो सिंपली एंड और को आप इस टेबल के थ्रू याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक और लॉजिकल ऑपरेटर का टेबल हमने डिस्प्ले हुआ है एक्स और, जो कि एंड की तरह ही होता है कि अगर कोई भी एक वैल्यू गलत हुई तो आउटपुट आएगा फॉल्स। अगर दोनों वैल्यू सच हुई तो ही हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है।
समझ में नहीं आया, तो चलिए इसे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। और याद रखना, आज की जो एक्सरसाइज है वो आपको इसी लॉजिकल ऑपरेटर्स में से मिलने वाली है। तो इस प्रोग्रामिंग में अभी जो प्रोग्रामिंग हम करने वाले हैं उसमें अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये मैं पार्ट निकाल देता हूँ। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। मान लीजिए हम एग्जांपल लेने वाले हैं। आप कोई मेले में जाते हो, एग्जांपल है, सबको सीरियसली मत लेना। आप जब मेले आप एक मेले में गए, तो वहाँ पे सिर्फ 3 ही राइड है, सिर्फ 3। और उन तीनों राइड के लिए 3 कंडीशंस है। पहली राइड की कंडीशन क्या है? आपकी एज 5 साल से 10 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरी राइड की कंडीशन क्या है? आपकी एज 10 साल से 18 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरी राइड क्या है कि आपकी एज 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। सो ये 3 राइड है, 3 राइड की 3 कंडीशंस है। आपको क्या करना है? यूज़र से उसकी एज मांगनी है, उसकी एज पूछनी है। फिर उस एज के अकॉर्डिंग उस यूज़र को कौन सी राइड में जाना है वो आप उसे डिस्प्ले करेंगे। सो ये भी हम इसमें हम कंडीशंस का यूज़ करने वाले हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कंडीशंस कैसे यूज़ करनी है सी प्रोग्रामिंग में, वो हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यूज़र से उसकी एज चाहिए, तो यहाँ पे हम एज नाम का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम यूज़र से उसकी एज पूछेंगे। सो प्रिंट एफ एंटर योर एज, एंटर योर एज, लास्ट में सेमीकोलन। अब आपको पता है यूज़र से जब हम इनपुट लेते हैं तो उसे स्कैन भी करना पड़ता होता है। एज जो होगी वो हमारी इंटीजर होगी, सो इंटीजर के लिए परसेंटेज डी एम्परसन हमारे वेरिएबल का नाम, एज, सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम हमारी कंडीशंस अप्लाई करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या थी? इफ़ अगर आपकी एज 5 से 10 के बीच में हुई तो आप राइड 1 में जा सकते हैं। सो अगर आपकी एज 5 से 10 के बीच में हुई, मतलब 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए। सो आपकी एज ग्रेटर देन 5, 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड 10 से कम होनी चाहिए। सो यहाँ पे आपने देखा हमने यूज़ किया लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ओके, सो लॉजिकल एंड का मतलब क्या है? अगर आपकी दोनों कंडीशन मतलब दोनों वैल्यू सच होगी तो ही आपका आउटपुट सच आएगा। सो इफ में क्या होता है? अगर आपके अंदर की कंडीशन सच होगी तो ही आपका वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो हमें क्या करना है? हमें इफ के अंदर की कंडीशन को सच लाना है, और हमने यूज़ किया है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड में हमें आंसर सच मतलब ट्रू कब मिलता है? जब आपकी दोनों वैल्यू सच हो। मतलब आपकी एज 5 साल से ज़्यादा भी होनी चाहिए और 10 साल से कम भी होनी चाहिए, मतलब 5 से 10 के बीच में होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन सच होगी तभी आपको राइड 1 में जाने का मौका मिलेगा। ओके, सो हम यूज़र को प्रिंट करा देंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर राइड 1। ओके, लास्ट में सेमीकोलन। अब दूसरी कंडीशन एल्स इफ, आपको पता ही है। दूसरी राइट की कंडीशन क्या थी? आपकी एज 10 साल से बड़ी होनी चाहिए एंड आपकी एज 18 साल से कम होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ भी हमने लॉजिकल एंड का ऑपरेटर किया, मतलब आपकी एज 10 से बड़ी होगी एंड 18 से कम होगी। जब ये दोनों सच होगा तभी आप राइट 2 में जा पाओगे। सो सिंपली यहाँ पे हम सेम स्टेटमेंट प्रिंट करने वाले हैं, बट राइड 1 की जगह हम प्रिंट करेंगे राइड 2। और लास्ट में एक और कंडीशन है एल्स इफ। तीसरी कंडीशन क्या है? आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए एंड 25 साल से कम होनी चाहिए। सो यहाँ पे भी 18 से 25 की बीच की एज हुई, मतलब 18 से ज़्यादा हुई और 25 से कम हुई तो ही आप राइड 3 में जा पाओगे। सो यू आर एलिजिबल फॉर राइड 3। अब लास्ट में एल्स वाला पार्ट, मतलब अगर आपकी कोई भी कंडीशन काम नहीं हुई तो ये तो होगा ही होगा। सो लास्ट में हम क्या प्रिंट कराएंगे कि आपके पास 3 ही राइट थी, 3 राइट की 3 कंडीशन आपने लिख दी।
अब मान लीजिए कोई पर्सन आया, उसकी एज 5 साल से कम है या 25 साल से ज़्यादा है, तो आप उसे करेंगे कि सॉरी भाई, तेरे लिए हमारे पास कोई राइट नहीं है। सो आप डिस्प्ले करेंगे सॉरी, वी हैव नो राइड फॉर यू। ओके। सो जो भी पर्सन की एज 5 से कम होगी और 25 से ज़्यादा होगी, वो उसके लिए हमारे पास कोई राइट नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमने कंडीशन इफ एल्स के ज़रिए हमने ये कोड लिख डाला। हमने यहाँ पे यूज़ किया लॉजिकल एंड ऑपरेटर। दोनों ही कंडीशन सच होगी तो ही अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। सो चलिए इसे रन करते हैं। सो मान लीजिए आपको राइड 2 में जाना है। सो आपकी एज 10 से 18 के बीच होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ 15। यू आर एलिजिबल फॉर राइड 2। सो आपको आउटपुट जो चाहिए था वो मिल गया। फिर से एक बार आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। आप अपना जो भी इनपुट डालो। अब मान लीजिए कि आप 3 साल डालते हो, मतलब आंसर आएगा कि हमारे पास कोई राइट नहीं है। सो सॉरी, वी हैव नो राइट्स फॉर यू। ओके। सो उसी तरह आप जो भी इनपुट चाहे वो डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको राइड 3 में जाना है, तो आपकी एज 18 से 25 की होनी चाहिए। सो 21, यू आर एलिजिबल फॉर राइड 3। सो ये लॉजिकल एंड का यूज़ हमने किया कि आपकी एज इन दोनों के बीच होगी। मतलब ये भी जैसे हमने पहली कंडीशन में लिखा कि 5 से ज़्यादा होनी चाहिए और 10 से कम, ये दोनों होनी चाहिए, तभी तो आप कहलाओगे कि आपकी एज 5 से 10 के बीच में है। सो ये हमने लॉजिकल एंड का यूज़ किया, उसका हमने कोड लिखा। अब आपको एक छोटा सा मैं फिर से एक छोटा कोड दिखाता हूँ हम लॉजिकल और का। मान लीजिए आप उसी मेले में गए फिर से दूसरे साल और उस साल एक ही राइड है। पता नहीं, शायद उन लोगों के पास राइड के पैसे नहीं होंगे। सो उनके पास एक ही राइड है। सो उन्होंने शर्त ये रखी कि अगर आपकी एज 5 से 18 साल के बीच है ना, तो ही आप इस राइड का मज़ा ले सकते हो, वरना आपके पास हमारे पास इसके लिए कोई राइट नहीं है। सो हम इस कंडीशन में लॉजिकल और का इस्तेमाल कैसे करें? सो सबसे पहले सॉरी, कंडीशन हमारी इफ़, यहाँ पे एज ही लेंगे। अगर हमारी एज 5 से 18 के बीच में हुई तो हम राइड में जा सकेंगे, वरना नहीं जा सकेंगे। सो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं लॉजिकल और। सो हम यहाँ पे कैसी कंडीशन लिख रहे हैं, पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एज इज 5 से कम और 18 से ज़्यादा। ओके। सो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले करेंगे सॉरी, वी हैव नो राइड फॉर यू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेंटेंस मैंने इफ़ में क्यों डाला, ये तो एल्स में डालना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे हमने यूज़ किया है लॉजिकल और। बेसिकली जब आपको लॉजिकल एंड का यूज़ करना होता है तो आपको एंड की जो साइन होती है वो 2 बार यूज़ करनी होती है, और जब आप लॉजिकल और का इस्तेमाल करना चाहते हो तब आपको ये 2 स्ट्रेट लाइन का यूज़ करना होता है। सो ये 2 साइन है लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के लिए। सो यहाँ पे हमने ये इस इफ लूप का आप लॉजिक समझिए। अगर एज 5 साल से कम हुई एंड एज 18 से ज़्यादा हुई, तो इसका मतलब क्या था कि जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं हो रहा है। उस मेले वाले ने तो हमें बोला कि एज 5 से 18 की हो तो ही हम जा सकेंगे राइड में। ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने क्राइटेरिया एलिजिबल हमने नहीं किया। अगर हमारी एज 5 साल से कम हुई और एज 18 से ज़्यादा हुई तो हम राइड में नहीं जा सकेंगे। मतलब इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सच हुई तो ये इफ लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि और में क्या होता है, दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू सच हुई तो आपका आउटपुट सच आता है। सो जब इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सच होगी तब आपका जो इफ लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। सो एग्जीक्यूट होगा। सो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे मैंने सॉरी वाला स्टेटमेंट क्यों लिखा। जब आपकी एज 5 से कम हो या फिर आपकी एज 18 से ज़्यादा हो तब आप जा ही नहीं सकते राइड में, तो इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा। तो इस बार एल्स में क्या आएगा, यहाँ पे अब हमारे पास एक ही राइड है। सो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट कर देंगे कि यू आर
एलिजिबल फॉर राइट, सेमीकोलन मत भूलना। ओके, सो आप एग्जीक्यूट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एरर, यहाँ पे सेमीकोलन भूल गए। सो देखा, सेमीकोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सी प्रोग्रामिंग में, कभी मत भूलना। सो एंटर योर एज, मैं डालता हूँ 10, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? आई एम एलिजिबल फॉर राइड, यू आर एलिजिबल फॉर राइड, देखा। अब मान लीजिए मैं आउटपुट डालता हूँ 30, तो मैं राइड में नहीं जा सकता, सॉरी वी हैव नो राइड फॉर यू। तो आप इसे लॉजिक को समझिए कि 5 से कम है और 18 से ज़्यादा है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी सच हुई ना तो मैं राइड में नहीं जा सकता, सिंपल है। सो ये था लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। आपने जस्ट देखा कि हमने जो ये लॉजिकल एंड और लॉजिकल और है वो मोस्टली हम कंडीशंस, और जो आगे हम लूपिंग सीखने वाले हैं वही मोस्टली हम लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का इस्तेमाल करते हैं। सो ये एक बेसिक इंट्रो था कि कैसे आप कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर्स के ज़रिए, और ऑपरेटर्स को समझा। अब एक्साइटिंग पार्ट फॉर यू, एक्सरसाइज। सो आज की एक्सरसाइज क्या है? आपको क्या करना है, यूज़र से हम एक बेसिक स्कूल का ग्रेडिंग सिस्टम बनाने वाले हैं। आपको यूज़र से उसके परसेंटेज इनपुट में लेने हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसी कंडीशंस डालनी है जो यहाँ पे आपको टेबल में शो हो रही है कि परसेंटेज 90 से ज़्यादा हुए तो ए ग्रेड, 80 से 90 के बीच हुए तो बी ग्रेड, 70 से 80 के बीच हुए तो सी ग्रेड, 60 से 70 के बीच हुए तो डी, 40 से 60 के बीच हुए तो ई, और 40 से कम हुए तो एफ यानी कि फेल। तो एक बेसिक ग्रेड सिस्टम है। आपको ये ग्रेडिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए अपनी कंडीशंस बनानी है, अपने इफ़ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट बनाने हैं, उसके लॉजिक डेवलप करने हैं, और आपको क्या करना है, आपको यूज़र के ग्रेड प्रिंट करने हैं। सो ये एक सिंपल सा कोड है, बेसिक कोड है, जो हमने लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का इस्तेमाल किया। आप उसी के ज़रिए ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। सो इसमें क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, इसका जो लॉजिक है वो आपको खुद डेवलप करना है। यही प्रोग्रामर्स का काम होता है, पता तो होता है क्या करना है, बट कैसे करना होता है उसके पीछे का लॉजिक हमें खुद डेवलप करना होता है। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ये एक्सरसाइज को ज़रूर कंप्लीट करना, इसे कंप्लीट करके ही नेक्स्ट लेक्चर में आना, क्योंकि प्रैक्टिस को आपको करते ही रहना है, तभी आपको प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, आपको प्रोग्रामिंग के साथ आप फ्रेंडशिप कर सकोगे। सो प्रैक्टिस करते रहना, एक्सरसाइज को कंप्लीट करते, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय दोस्तों।